वेलकम दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। अभी तक हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में 6 अच्छे सवाल पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में कुछ और सवाल 7th क्वेश्चन नंबर से चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये सारे सवाल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आज की क्लास में। As observed from the top of a lighthouse 100 मीटर above sea level। आप क्वेश्चन देख के एक बार डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करो और फिर चेक करो, क्योंकि डायग्राम बनाना मैं बार बार बोल चुका हूँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम बनाना सही कर पा रहे हो तो मतलब क्वेश्चन आपने आधा सॉल्व वहीं पे कर दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है और उसके टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना ही समझ के आपको पहले डायग्राम कैसे बनाना है। एक पहले तो जमीन होनी चाहिए या सी होगा, जैसे यहाँ सी लेवल है, समुद्र का लेवल। ठीक है, सतह। तो उसके किनारे एक लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस है और इसके टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर एंगल बनाएगा या ऊपर से नीचे का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, तो लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है 100 मीटर अबव द सी लेवल। तो लाइट हाउस की हाइट कितनी है? 100 मीटर्स, ये उसने गिवन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब आप ध्यान देना, अभी तक जितने हमने सवाल किए थे उनमें एंगल ऑफ एलिवेशन था। ये पहला सवाल है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम सब जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल से नापा जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी हॉरिजॉन्टल से नापा जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नापना है तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल विच इज पैरेलल टू जमीन, जमीन के पैरेलल होगा। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक जो शिप है जो कि टूवर्ड्स इट, किसकी तरफ को? लाइट हाउस की तरफ को जो आ रही है, एक शिप लाइट हाउस की तरफ को आ रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज करता है 30 डिग्री से 45 डिग्री तक। ठीक है, तो जब वो लाइट हाउस की तरफ आ रही है तो पहले कुछ दूरी पर होगी शिप और फिर थोड़ा पास आ चुकी होगी। ठीक है, लाइट हाउस के, तो जब शिप दूर पर थी वो इतना, ये हो रहा था लाइन ऑफ साइट। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है और शिप यहाँ है, और उसके बाद लाइन ऑफ साइट हो गई चेंज करके ये नई लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है 30 डिग्री से 45 डिग्री तक। तो आप मेरे को बताओ ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा। ठीक है, आप सब ऑब्जर्व कर सकते हो और इतना अब आप समझ जाते होगे कि हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल छोटा होगा और ये एंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, और हमने एक बात फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से। तो अगर ये एंगल की बात करी जाए और ये एंगल की बात करी जाए तो बच्चों देखो, ये जमीन या सी लेवल और हॉरिजॉन्टल आपस में पैरेलल, तो ये एक इंटरसेप्ट की तरह काम करेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। तो ये अगर 45 डिग्री है तो इसी लाइन में इधर वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, और ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ लेना है। तो दिस इज योर डायग्राम कंप्लीट अब हो गया। और पूछ क्या रहा है? डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्व करना शुरू कहां से किया था? यहां से, और शिप टूवर्ड्स द लाइट हाउस आ रही थी और यहां तक आई, तो मतलब आपको क्या डिस्टेंस बताना है? ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज डी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं P, Q, इसको R, इसको S। ठीक है, आप ABCD भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड D। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी इस तरीके का डायग्राम बन रहा हो आपको क्या ध्यान में रखनी चाहिए, अगर यहाँ का एंगल इसके डबल है, ठीक है, अगर जैसे यहाँ 30 है और अगर यहाँ 60 होता, अगर ऐसा दिया है तो आप क्या करते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते। आप कहते हैं ये 30 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये होना ही चाहिए। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, अगर 60 है तो
ये 30 हो जाता, तो फिर ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाती, और फिर आप इस ट्रायंगल में ये साइड और ये एंगल को लिंक करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के आराम से d निकाल लेते, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसको किस तरह से करेंगे? बहुत ही ईजी, कुछ नहीं करना है आपको। पहले इस छोटे ट्रायंगल में एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद एक बार बड़े ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ या मैं मानता हूँ कि अब आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हो कि अब आप इसको कर लोगे, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। जब आप इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करोगे तो कौन सा चीज़ आप फाइंड करोगे? ये साइड और इसके बीच में tan थीटा लगाओगे तो tan 45 1 होता है, तो ये अगर 100 है तो QR 100 आ जाएगा, डन। उसके बाद आप इस बड़े ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड के बीच में रिलेशन निकालोगे और ये एंगल। क्यों ऐसा करोगे? बिकॉज बेस पर ही, इस एंगल के लिए बेस पर ही आपको जो फाइंड करना है वो दे रखा है, ठीक है। तो आप दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल में यूज करोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन QS, और PQ की जगह पर अब आप लिखोगे 100 प्लस D, tan 30 की जगह पर आप लिखोगे 1 अपॉन √3, तो और QS आपको कितना दे रखा है? सॉरी, PQ की जगह पर आप सिर्फ लिखोगे 100, ठीक है। PQ की जगह पर आप सिर्फ लिखोगे 100, QS की जगह पर आप लिखोगे 100 प्लस D, इसकी जगह पर आप 100 प्लस D रखोगे। तो आप देखो इधर पे एक नंबर, इधर नंबर, इधर नंबर, सिर्फ D बचा है, आपसे D आराम से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि मैं आज के लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवा पाऊँ, ठीक है। तो ये सारे सवाल हम कैसे करते हैं, इसका मेथड हमने 6 सवालों में लगातार डिटेल में पढ़ा है कि डिटेल में आप किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर किस तरह से ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद फिर कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो 6 सवाल लेवल 0 से लेवल 6 तक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप उनको देखो। अब मैं थोड़ा फटाफट स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके लिए करवा पाऊँ, ठीक है। तो ये सवाल डायग्राम ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो मैंने डिटेल में बताया, उसके बाद सॉल्व करना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं आगे। ये एक और सवाल है बच्चों जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस सवाल की खासियत क्या है, ये सवाल में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लैंग्वेज आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस सवाल में, और इस सवाल में बस यही चीज़ है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अगर समझ में नहीं आई तो हो सकता है इसका डायग्राम गलत बने, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम खुद से एक बार बनाने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं कि इसका डायग्राम बनाने की, और ये पता करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The shadow of a flagstaff is 3 times as long as the shadow of the flagstaff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? Shadow of a flagstaff is, यहां तक आप एक पढ़ो। Shadow of a flagstaff, एक flagstaff है मतलब एक झंडा फहराने वाला पोल है, ठीक है। तो shadow of a flagstaff, ये flagstaff है, ठीक है, इस पे झंडा फहराया जाता है। इसकी जो शैडो है वो 3 गुना लॉन्ग है, ज्यादा लंबी है। किससे 3 गुना लंबी है? इस पोल से नहीं, इस पोल से नहीं, बल्कि 3 गुना किससे लंबी है? शैडो से, ऑफ द फ्लैगस्टाफ व्हेन द सन रेज मीट द ग्राउंड एट एन एंगल 60 डिग्री। जब सन रेज जमीन पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसे सन अगर यहां पर है, मान लीजिए ये आपका सन है, तो सन रेज इस तरह से पड़ेंगी, तो वो जमीन पर जब 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं
तब जो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ है, मान लीजिए इसको आप एल कहते हो, ठीक है, ये शैडो है ना, ये शैडो ऑफ फ्लैग स्टाफ है, ये फ्लैग स्टाफ है, ये सन है। सन की रेज जब 60 डिग्री बनाती हैं ज़मीन से, उस टाइम पर जो शैडो बनती है फ्लैग स्टाफ की, इस शैडो से 3 गुना ज़्यादा लंबी शैडो बन रही है अब, ठीक है। शैडो ऑफ अ फ्लैग स्टाफ इज मतलब है प्रेजेंट टेंस, 3 times as long as the shadow of the flagstaff when the sun rays meet the ground at an angle 60 डिग्री। जब 60 डिग्री का एंगल बना रहा था सन रेज, उस टाइम पर जो शैडो बन रही थी उसकी लंबाई से 3 गुना ज़्यादा लंबी है शैडो अब, ठीक है। तो अगर ये एल है तो नई शैडो ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर हो जाएगी, 3L, ठीक है ना, इतना, जो कि अब का केस है इस तरीके से। और बोल क्या रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन सनरेज एंड द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शैडो। अब लंबी शैडो जब बनती है उस टाइम पर आपको बताना है कि सनरेज और ग्राउंड के बीच में कितना एंगल बनेगा। इस बार क्वेश्चन एंगल पर है, ठीक है। अभी तक के जितने सवाल आते थे वो आपसे पूछता था या तो हाइट बताओ, या ये डिस्टेंस बताओ, या ये डिस्टेंस बताओ, कुछ बोलता था। ये पहला सवाल है जब आपसे एंगल के बारे में बात करी जाएगी, ठीक है। इस सवाल में एंगल के बारे में बात करी जा रही है। तो देखिए क्या करते हैं, हम हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ को h ले लेते हैं, और ये अगर l है और ये पूरा 3L है, तो मैं आपसे पूछूं कि इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस हो जाएगा 2L, ठीक है ना। हाइट और L के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है। ये नहीं है कि L इज 3 times h, ऐसा नहीं है। बोल रहा है कि जो फ्लैग स्टाफ की हाइट थी कब, जब 60 डिग्री एंगल बना रहा है, उससे 3 गुना ज़्यादा लंबी हाइट बन जाती है अब शैडो की, ठीक है। तो अब के केस में एंगल बता दो कि कितना होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस दोनों ट्रायंगल हमें मिले। जब भी सवाल ऐसा हो आपको 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं, उन दोनों ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है। अब हमें ये साइड का इंटरेस्ट है, ये साइड का इंटरेस्ट है, और एंगल ये। तो सबसे पहले आप यूज करोगे, सबसे पहले तो ABCD नाम दोगे। तो दिस इज A, दिस इज B, लेट दिस बी C एंड दिस बी D, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC आप लिखोगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन L। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन L। तो यहाँ से h और L में एक रिलेशन निकलेगा, हाइट आ जाएगी √3 times L। दिस इज अ रिलेशन जो कि सिर्फ आप निकाल पाए फर्स्ट ट्रायंगल से। अब आप क्या करना है, अब इस बड़े ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है। तो इन ट्रायंगल ADB आप tan थीटा यूज कर लो, tan थीटा, तो ये हो जाएगा h अपॉन पूरा कितना दे रखा है 3L, सिंपल। और h की जगह पर अब आप यूज करोगे ये वाला रिलेशन, ठीक है। h की जगह पे √3L, तो आपने यूज कर लिया √3L होल अपॉन 3L। तो L से L कटा और √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा बच जाएगा 1 अपॉन √3। अब आप सोचो दिमाग में कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ऐसा होता है, कौन सा एंगल ऐसा होता है जिसका tan आपका 1 अपॉन √3 होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा tan 30 डिग्री √3 होता है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। वी नो, हम ये जानते हैं कि tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3, और इसलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी था, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर में हम सॉल्व करना जो ये पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा कम करेंगे। डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है, बट है ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे। अब हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और आपके अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन आपसे फंस रहे हो, तो वो भी आप हमें मेल कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी आप जानते हो, ezclasses@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
बच्चों ये एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही एग्जामिनर्स फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, बार बार आया है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, एक शिप है, आपने देखा होगा शिप इस तरह से होती है मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो उसका डेक ये होता है, ये वाला पोर्शन डेक होता है, ठीक है ना, जहाँ पर लोग खड़े हो सकते हैं। तो एक आदमी एक शिप की डेक पर है और ये समुद्र का लेवल है, तो समुद्र के लेवल से कुछ ऊंचाई पर खड़ा है एक ऑब्जर्वर, ठीक है, ये समझ गए हो आप। तो स्टार्ट करते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 meters above the sea level। अब जब भी हाइट की बात करी जाएगी, जब भी डेप्थ की बात करी जाएगी, वो हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर नापा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक सी लेवल, आप सारे क्वेश्चंस में देख रहे हो हमें एक बेस बनाना पड़ रहा है, चाहे आप इसे जमीन बोलो चाहे सी लेवल बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। अब इससे 10 मीटर की ऊंचाई पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो इससे 10 मीटर की ऊंचाई पर हमने एक आदमी को खड़ा कर दिया यहां पर, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 10 meters, यहां से यहां तक, ठीक। ऑब्जर्वर है, ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री। अब समुद्र के दूसरी तरफ पर एक हिल होगा, एक पहाड़ होगा, ठीक है। मान लीजिए ये रहा उसकी हाइट, ठीक है, ये रहा वो पहाड़ और उसकी हाइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एज 60 डिग्री। अब यहां से जो इसके टॉप का एंगल है, जो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से नापा जाता है, तो यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल आप बनाओगे जो कि पैरेलल होगा जमीन के या पानी के, ठीक है। तो इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ध्यान रखना यहाँ पर एक एरर होती है बच्चे, ये एंगल पूरा नीचे तक ले आते हैं, वो ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप फर्स्ट क्लास में जानते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों हॉरिजॉन्टल से नापे जाते हैं। तो जहां ऑब्जर्वर वहां उसकी आई लेवल पर आप एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। और बेस ऑफ द हिल, ये हिल का बेस है बॉटम, तो इस पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल से बनता है, तो ये एंगल 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री तो ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो अब बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है हिल की डिस्टेंस शिप से, एंड हाइट ऑफ द हिल, और आपको ये हाइट निकालनी है पूरा हिल की हाइट टॉप से बॉटम तक, ठीक। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो बोलता अ मैन ऑफ हाइट 1.5 meters is standing on the deck of a ship which is 10 meters above the sea level, तो ऐसे केस में सी लेवल के बाद आप 10 मीटर का डेक बनाते यहाँ पर, और इसके बाद 1.5 मीटर का आदमी होता, ठीक है। और फिर इससे एक हॉरिजॉन्टल बनाते, ये इसका लाइन, सारे एंगल ऑफ एलिवेशन फिर यहाँ से नापे जाते, इस तरीके से होता। बट उसने आदमी की हाइट नहीं बोली, क्योंकि शिप के कंपेयर्ड में, शिप की और पानी के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर्ड में आदमी की हाइट बहुत कम है, ठीक है, या नॉट गिवन। जब नॉट गिवन है तो आप इस तरीके से आदमी की हाइट नहीं बनाओगे, ठीक है। आप उस पॉइंट से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे जैसा हमने डायग्राम में बना रखा है, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट बात को याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जब आप इस छुटकू ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करोगे तो आप देखो दिस इज 10 meters एंड दिस इज पैरेलल टू दिस थिंग, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो ABCD नाम देते हैं वर्टिसेस के, ठीक है। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C, दिस इज E एंड दिस इज F, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आप देखो BC जो है वो AE के पैरेलल होगा क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। तो आप अगर ये 6 नंबर का या 4 नंबर का या 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, ज्यादा मतलब ये सवाल अगर आएगा तो जो आपके पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैरी करने वाला सेक्शन होता है उस सेक्शन में आएगा, ठीक है। तो जब अगर उसमें आया तो आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लेट AB बी द हाइट ऑफ डेक, लेट CF बी द हाइट ऑफ हिल, let BC is equal to D is equal to distance of ship from hill। उसके बाद आप थोड़ी कहानी लिखने के बाद अब आप शुरू कर रहे हो, आप ये लिखोगे
कि AE इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना, देयरफॉर EC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ठीक। तो ये और ये बराबर हो गया 10 मीटर्स, एंड AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू D मीटर्स। ये D हो गया जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको आप स्मॉल h कह दो। ये स्मॉल h क्या है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। एंड स्मॉल h प्लस 10 इज इक्वल टू कैपिटल H। आप ये जानते हो कि हाइट ऑफ द हिल इज स्मॉल h प्लस 10, ठीक। इतना समझ में आ गया ना। तो अब आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर लो। तो इन ट्रायंगल ABC में 30 डिग्री इसके सामने वाली और D, सिंपल रिलेशन आपको मिल जाएगा। tan 30 का इस्तेमाल करोगे, ये आ जाएगा 10 अपॉन D, यहाँ से D आ जाएगा 10 अपॉन tan 30। tan 30 है 1 अपॉन √3, तो √3 ऊपर जाएगा तो D आ जाएगा 10√3 मीटर्स। सिंपल। मैं ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, डिटेल में किस तरह से लिखते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। आप उस तरीके से ही लिखोगे, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे। मैं बस फटाक से इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब D आपका निकल गया 10√3, तो आप जानते हो कि ये अगर D है तो ये भी D होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो 10√3। अब आपको देखो इस ट्राइंगल में आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो tan 60 यूज करोगे तो h अपॉन 10√3 आएगा, तो यहाँ से h निकल जाएगा, और h निकल गया। और आपको हाइट बतानी है तो हाइट आ जाएगी, यहां से हाइट आ जाएगी, एंड यहां से आप डिस्टेंस तो बता चुके हो, ठीक है। तो अब आप इसको लिख लेना आराम से फाइनल स्टेटमेंट में कि द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप इज इतना एंड द हाइट ऑफ द हिल इज इतना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मेन बात बस ये है कि आपने डायग्राम सही से बनाया कि नहीं, ठीक है। अब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होगे या कर रहे होगे कि आपको सॉल्व करना आराम से आ जाएगा अगर आपको डायग्राम दे दिया जाए। बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको डायग्राम दिया जाएगा, ठीक है। डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ेगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप डायग्राम सही बनाओ, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। उसका भी आप डायग्राम बना के देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक और सवाल है मैं आपके सामने लेके आया हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब एक जेट प्लेन है, ठीक है, जेट प्लेन है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री पर है। तो सबसे पहले आपने ग्राउंड बनाया, उसके बाद एक जेट प्लेन बनाया, जेट प्लेन का कुछ हाइट होगा और उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है जमीन से, ठीक है। तो इस तरीके से, और जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है वहां से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो ये एंगल है 60 डिग्री। सिंपल पोजीशन, आराम से आपको समझ में आया। दिस पॉइंट बी ए एंड दिस ऑब्जर्वर बी ओ मान लेते हैं, आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी तक डायग्राम सही बना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड पर कौन सा पॉइंट है, ए, उसने दे दिया, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो अब आप ये नॉमेनक्लेचर नहीं यूज कर सकते। अगर उसने पॉइंट दे दिया है तो ग्राउंड वाला पॉइंट ए है हमेशा, ठीक है। ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री। उसके बाद आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, 30 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन बदल जाता है। मतलब अब ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और फिर 30 सेकेंड के बाद जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो प्लेन कहीं और पहुंच जाता है, तो उसकी फाइनल पोजीशन आ जाती है, ठीक है। फाइनल पोजीशन पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है। अब बोल रहा है इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, अगर कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है, मतलब वो जेट प्लेन ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, वो सिर्फ एक कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है तो इस तरीके से चलेगा, इस डायरेक्शन में, इस तरह से,
ठीक है। तो कांस्टेंट हाइट मतलब ये हाइट जो है वही हाइट यहाँ पर भी हो जाएगी, और अब इस पोजीशन में जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो कितना हो गया है, 30 डिग्री हो चुका है। ठीक है। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ इतना, और हाइट की वैल्यू कितनी दे दी है उसने, ये जो हाइट है, ठीक है, h इज गिवन टू बी 3600√3। यहाँ पे जगह नहीं है, वरना आप यहीं पे इसको लिख देते। ठीक है, हाइट इतना है 3600√3 मीटर्स की हाइट पर उड़ रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, आपको स्पीड बतानी है जेट प्लेन की कितनी होगी, स्पीड बतानी है जेट प्लेन की कितनी होगी। अब बच्चों मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये वाले सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस चीज का है, उसने ये बात नहीं बोली कि जेट प्लेन किस डायरेक्शन में उड़ रहा है। मतलब मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वर, ठीक है, जब जेट प्लेन को देख रहा हो तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 कितना टाइम दे रखा है, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद वो जेट प्लेन इतना दूर चला गया कि अब वो जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वर इस तरफ हो, एक पोजीशन यहाँ हो प्लेन की और एक पोजीशन यहाँ हो, ये एक केस हो सकता है। ठीक। और दूसरा केस क्या हो सकता है जो हमने ड्रॉ करा है कि ऑब्जर्वर यहीं पर है, वो प्लेन को देख रहा है तो यहाँ पर है, और 30 सेकेंड के बाद देखता है तो प्लेन वो दूर पर रहता है। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये डायग्राम ऐसा है। और दूसरा इसका भाई डायग्राम क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है कि प्लेन इस तरफ उड़ रहा हो, इस तरफ उड़ रहा हो, और वो यहाँ कहीं पहुंच गया हो, और अब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसके दो केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, बट जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप वो वाला केस मत बनाना, यही वाला केस बनाने की कोशिश करना, बिकॉज ये सॉल्व करने में थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, आप जान रहे हो कि एक बार आप इस ट्रायंगल में tan थीटा इस्तेमाल करोगे, एक बार इस ट्रायंगल में tan थीटा इस्तेमाल करोगे, कर लोगे। ठीक है, बट अगर किसी ने वो वाला इस्तेमाल करा तो क्या गलत हो जाएगा? मैं कहूँगा गलत नहीं होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आप ये वाला बनाने की कोशिश करना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये वाला डायग्राम बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिखता है, और आपके जो बुक्स में भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसमें यही वाले डायग्राम से सॉल्व किया जा रहा है। तो मतलब ये वाला डायग्राम बनाना चाहिए, प्रेफरेबल होता है। बट क्या यही सही है, दूसरा बना दिया तो किसी का गलत हो जाएगा? तो मैं फुल मार्क्स दे देता, मैं गलत नहीं करता। ठीक है, बिकॉज उसने क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है इसलिए। ठीक है, बट आप केयरफुल रहना एम्बिग्विटी के सवालों में, जो जनरली दिखता है बुक्स में वैसा डायग्राम बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, स्पीड निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन का खासियत क्या है, इसमें आपको डिस्टेंस नहीं बताना है, आपको स्पीड बताना है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपने फिजिक्स का फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड बताना है जो कि डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड, और टाइम उसने दे रखा है 30 सेकेंड, जो कि इस पोजीशन बी पोजीशन से सी पोजीशन पहुंचने तक टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड का। ठीक, देखो अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस BC की डिस्टेंस पता चल जाए कितनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस BC पता चल जाए कितनी है, तो हमें डिस्टेंस पता चल गया, टाइम हमें पता है 30 सेकेंड है, तो हमें स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, हमें स्पीड निकल जाएगी आराम से। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि ये BC डिस्टेंस निकल जाए। ठीक है, तो इसका नाम E दे देते हैं, इसका नाम F दे देते हैं। तो और हाइट आपको पता है कितनी है, ये H आपको पता है। तो देखो अब आप क्या करोगे, जब आप इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AFB ट्रायंगल में जब आप tan थीटा इस्तेमाल करोगे, tan 60 डिग्री आएगा, वो हो जाएगा BF अपॉन AF। ठीक है, और जो BF है वो हाइट के बराबर है, और हाइट आपको दे रखी है, तो यहां से हाइट आपको दे रखी है, AF आप निकाल लोगे, tan 60√3 होता है, तो AF आप निकाल लोगे इजीली, इजी। तो यहां से AF आपने निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, इस बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACE आप फिर से tan 30 डिग्री यूज करोगे, tan 30 डिग्री, और ये आ जाएगा EC। ठीक है, EC अपॉन AE। ध्यान रखना इसमें बच्चे एरर करते हैं, EF नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल ये पूरा है, यहां से पूरा इतना बड़ा ट्रायंगल है, इसलिए परपेंडिकुलर ये, और बेस पूरा AE हो जाएगा, और AE कितना है, AF प्लस FE।
ठीक है, तो अब आप अगली लाइन में ए ई की जगह लिखोगे ए एफ प्लस एफ ई, ठीक है, और ए एफ की वैल्यू यहां से रिप्लेस, ई सी इज हाइट, ई सी गिवन है, ए एफ आपने यहां फाइंड कर लिया, tan थीटा की वैल्यू पता होती है, आप ई एफ निकाल लोगे। समझ में आ रहा है? इसको पूरा यहां ले जाओगे, tan थीटा नीचे आएगा, फिर इसको सॉल्व करना, ई एफ निकल जाएगा। जैसे ही ई एफ आ जाएगा और ई एफ कितना है, बी सी के बराबर है, आपको ये डिस्टेंस पता चल गया। और जैसे ही ये डिस्टेंस पता चल जाएगा आप इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे। यूनिट्स का ख्याल बड़ा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर आएगा सारा का सारा आंसर आएगा मीटर्स में, सारा का सारा आंसर आएगा मीटर्स में, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, तो ये मीटर में है तो ये मीटर आएगा, फिर ये भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर्स में निकलेगा जो आपका ये डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप मीटर को सेकंड से डिवाइड कर रहे हो तो आप ध्यान रखना आपका स्पीड कितने में आएगा, मीटर पर सेकंड में। आप अपना जब फाइनल आंसर लिखोगे तो लिखना द स्पीड ऑफ द प्लेन इज इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर उसने यहां लिखा होता फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर में निकाल दो स्पीड ऑफ द प्लेन, तब आप क्या करते, तब आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो, ठीक है, मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो और आपको उसको मीटर पर सेकंड में करना हो, तो आप देखो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर और ये होता है 3600, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 5/18 मीटर पर सेकंड, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये कैसे आया, किलोमीटर को लिख सकते हो, 1 किलोमीटर को लिख सकते हो 1000 मीटर और 1 घंटे को लिख सकते हो 3600 सेकेंड, बिकॉज किलोमीटर को मीटर में, आर को सेकेंड में बदलना है। तो करा, सॉल्व करा तो 5/18 आता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। या इसी को अरेंज करो, अगर 18 को ऊपर और 5 को नीचे, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू 18/5 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो जो यहां से मीटर पर सेकेंड आया, इतना मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू इतना इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, फाइनल आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो आंसर आया मीटर में और टाइम दे रखा है 30 सेकेंड, यहां से आ जाएगी स्पीड, यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 18/5 से, तो वो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक, डन। तो यहां से ये सवाल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का, यह आंसर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है, तो आप आंसर अपना चेक कर लेना, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा एंड आप समझ गए होगे। तो आने वाले लेक्चर में हम कुछ और सवाल करेंगे और एक अच्छी कैटेगरी आती है जहां प्रूविंग ऑफ द क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा और प्रूव दैट दिस रिलेशन सेटिस्फाइज, इस तरह का। आप अपनी आर.डी. शर्मा में देखोगे बुक में, तो आगे आने वाले क्वेश्चन टाइप 2 वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में उनको भी डील करेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो मैं वो आपके लिए भी ले आऊँगा, ठीक है। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा, आप समझे होगे, हमारा लेक्चर अच्छा रहा। और आपके कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम आप हमें भेज सकते हो। हमारी ईमेल आईडी azclasses@gmail.com, तो ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।